हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यूनिट 8 जो कि सोशल साइकोलॉजी है उसमें से सोशल परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। आने वाली वीडियोस भी मेरी सोशल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड होगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सोशल साइको देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा और बहुत ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि ये सोशल साइकोलॉजी ये क्या बनाया हुआ है। मैंने एक त्रिशूल सा ना, इसका त्रिशूल का मीनिंग ही साइकोलॉजी है भाई। बहुत से स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता होगा। इनका एक सिंबल्स है, ये साइकोलॉजी से डिनोट करता है। ठीक है, साइकोलॉजी इसका मतलब ही साइकोलॉजी है, मतलब साइन डिवोट किया गया है इसे। लेट्स स्टार्ट। अगली नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल परसेप्शन पढ़ेंगे। आज हम सोशल परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। सोशल परसेप्शन होता क्या है, देखिए बेसिकली बात करते हैं जब हम कि सोशल परसेप्शन टू नो एंड अंडरस्टैंड अदर पर्सन। ठीक है, आपको बुक्स में बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन हर डेफिनेशन में एक ही बात कही गई होगी, अंडरस्टैंडिंग टू अदर बिहेवियर, सामने वाले पर्सन को समझना। ठीक है, उसके बारे में जानना कि वो बिहेव कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसके बारे में पूरा ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बना लेना सोशल परसेप्शन है। ठीक है, सोशल परसेप्शन के अंदर ही देखिए हम कैसे करते हैं सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन हम कैसे कर पाएंगे, एक तो कम्युनिकेशन करेंगे हम। सोशल परसेप्शन में कम्युनिकेशन प्लस में एट्रीब्यूट करते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हम एक्सचेंज करते हैं किसी अदर पर्सन के से। कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैं इंफॉर्मेशन अदर पर्सन को शेयर करती हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन किससे होता है, लैंग्वेज जिसमें भाषा का यूज़ कर सकते हो, नॉन लैंग्वेज के थ्रू भी हो सकता है। देखिए जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा क्या होता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है हमारे साथ, वैसे तो नॉन वर्बली ही कम्युनिकेट कर पाता है। सपोज़ कीजिए उनके पास लैंग्वेज नहीं होती तो वो है ना हमें अपनी बता नहीं सकता उनको क्या तकलीफ़ है। वो अगर उनको कुछ दुख भी रहा होता ना तब भी वो हमें शेयर नहीं कर सकता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज नहीं है उनके पास, भाषा नहीं है। बिना भाषा के वो हमें बता नहीं सकता कि हमें पेट में दर्द हो रहा है या हमारे सर में दर्द हो रहा है ना। या बच्चा रोता रोता बस ये रो कर ही बताता है कि उसे कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत है या कुछ ना कुछ उसको पेन हो रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज हो चाहे लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं ना, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या होता है कम्युनिकेशन में, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जैसे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई है तो मैं क्या करती हूँ, भाषा का यूज़ करके या तो लैंग्वेज का मैं यूज़ करूँगी या नॉन वर्बल थ्रू करते। किसी ने मुझको हाय बोला, ठीक है, चलो ठीक है, उसने मुझे हाय बोला, अब मुझे एक्सचेंज भी तो करना ना इन्फॉर्मेशन। उसने मुझे हाय बोला तो मैं अपोजिट में उसको क्या बोलूँगी, हाय कैसे हो आप। मैंने लैंग्वेज का यूज़ करा। और वहीं से अगर मेरे को नॉन वर्बली क्यूज़ मिलते हैं, नॉन वर्बल दूर से मेरे को हाय बोलता है विदाउट यूजिंग ऑफ लैंग्वेज, उसने ऐसे हाथ हिलाया तो इट्स मीन वो मुझे हाय कर रहा है। और मैं फिर मेरा क्या रिप्लाई होगा, मैं भी उसके, ठीक है, मेरा ये अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है, वो भी बोले हाँ बढ़िया, फिर चल जाते हैं ना। कम्युनिकेशन ऐसा स्टार्ट हो जाता है कि फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर देना, अंडरस्टैंड। और आपको पेपर फर्स्ट में काफ़ी पूरा ही कंप्लीट कम्युनिकेशन पढ़ने को मिलेगा, तो मैंने ज़्यादा इसमें रखा नहीं है। पेपर फर्स्ट में आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा होगा कम्युनिकेशन के बारे में, बस मोटा मोटा बता दिया कि भाई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग करना सामने वाले पर्सन को, सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स के बारे में शेयर करना विदाउट लैंग्वेज। अगर भाषा नहीं होती ना तो हम कैसे अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते ना, नहीं समझ पाते। कई बार ऐसा होता है कि भाई नॉन वर्बल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। अगर सपोज़ करो ना नॉन वर्बल होती ना ही लैंग्वेज होती, हम कैसे सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, जो उनके बिलीव्स है, कैसे समझ पाते हैं ना। तो कम्युनिकेशन के थ्रू तो ये सब पॉसिबल हुआ है। अब बेसिकली कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बली कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बली कम्युनिकेशन देखिए कई बार है ना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है
वो नॉन वर्बल में आता होगा। लेकिन मैं एक क्लियर कर दूं ये वाली बात कि रिटन कम्युनिकेशन एक वर्बल कम्युनिकेशन है। आप पूछोगे क्यों मैम? तो वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए है क्योंकि इसमें रिटन मतलब हम किसी को अपने थॉट्स हैं, हम अपने जो विचार है, हमें अपने जो फीलिंग्स वगैरह ना हम लिख कर बताते हैं, है ना। तो उसमें क्या जो हमने लिखा है ना, जो लिख कर बताया हमने सामने वाले को, तो उसमें लैंग्वेज का यूज़ हो गया। जहाँ लैंग्वेज का यूज़ हो जाए वो ही वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। तो चलो समझ चुके होंगे आप। रिटन मतलब लिख कर अपने विचारों को दूसरे से शेयर करना। और ओरल कम्युनिकेशन, ओरल यानी हम बोल कर, जब हम अपना भाषा का यूज़ करते हैं ना सामने वाले के साथ, तो तब उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बोलकर हम एक दूसरे की भाषा के थ्रू हम एक दूसरे को जानते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, तो वो हो जाता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। अगला आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया भाई? जहाँ पर लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ हो, ठीक है, ना ही तो बोलकर यूज़ हुआ हो, ना ही तो लिख कर यूज़ हुआ हो, जस्ट मतलब वर्बली कहीं से भी यूज़ ना हुआ हो, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जहाँ भाषा का यूज़ तो बिल्कुल ना ही लिख कर ना ही बोल कर। फर्स्ट आता है इसमें फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, जब हम फेशियल एक्सप्रेशन से हम दूसरे सामने वाले पर्सन को परसीव कर लेते हैं कि अगर उसका फेस ऐसा खिला हुआ है, चेहरे पे स्माइल है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पर्सन आज बड़ा ही खुश है ना। फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हमें पता चल गया कि सामने वाला पर्सन आज खुश है। और ऐसे ही अगर सामने वाला के पर्सन अभी उसकी आंखें ऊपर की तरफ है, नाक भी बिल्कुल फुली है, तो हम क्या परसीव करते हैं कि सामने वाला पर्सन बहुत ही गुस्से में है, ठीक है। ये फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा। फेशियल एक्सप्रेशन में तो बहुत सारे हो जाते हैं कि हम फियर भी देख सकते हैं, हम किसी की सैडनेस को भी देख सकते हैं, हम किसी के गुस्से को भी देख सकते हैं। एग्रेशन ईजिली पता चल जाता है कि ये वाला पर्सन एग्रेशन, हम ईजिली परसीव कर लेते हैं सामने वाले पर्सन को, ठीक है। ये हो जाता है सोशल परसेप्शन। अगला आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेशियल एक्सप्रेशन प्लस में बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम सामने वाले पर्सन को परसीव करते हैं, उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बारे में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अब सपोज करो मेरे सामने एक बड़ा ही ढीला ढाला व्यक्ति है, ठीक है, सामने खड़ा हुआ है, और मैं क्या परसीव कर रही हूँ कि उसको बहुत काम मिला हुआ है, लेकिन वो बहुत ही स्लो कर रहा है काम, उसकी फिज़िकली फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने क्या परसीव किया कि मैंने ये परसीव किया कि सामने वाला पर्सन एक्टिव नहीं है, वो सुस्त है, वो काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। ये हमारा ये परसेप्शन ही तो कर रहे हैं हम, सोशल परसेप्शन ही तो कर रहे हैं। सामने वाले पर्सन को हम समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना। बॉडी लैंग्वेज ही हमें इजीली बता देती है कि हम एनर्जेटिक है या फिर स्ट्रोंग है या फिर पैसिव है। ये सब हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज हो गया। अगला है टचिंग। देखिए टच के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को। जैसे हम किसी को हेलो करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हेलो करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हाथ ऐसे पकड़ते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल ही ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरा जोश ही दिखा देते हैं अपना कि हाँ मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ। सॉफ्ट वाले पर्सन जब हम किसी सॉफ्ट वाले पर्सन से मिलते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हैंडशेक करता है, तो इससे हमें क्या परसीव करते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है विनम्र है, ठीक है। वो उसका स्वभाव सॉफ्ट है, वो काफ़ी सॉफ्ट पर्सन है ना, जो क्या नाम है, ज़्यादा हम उसको इंटरनली भी ले सकते हैं, उसके अंदर इंटरनली फैक्टर है, वो इंट्रोवर्ट भी होता है ना। और एक एनर्जेटिक हो कि जो अगर किसी ने हैंडशेक ऐसे करा कि सामने वाले पर्सन को बिल्कुल ही हिला के रख दिया, ठीक है, तो उससे हमने क्या परसीव करा, हैंडशेक करने से ये परसीव कर लिया कि सामने वाला पर्सन एनर्जेटिक है, स्ट्रोंग है, काफ़ी पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ हो जाता है टचिंग। आई कॉन्टैक्ट। देखिए आई कॉन्टैक्ट एक अच्छा कम्युनिकेट करने का अच्छा साधन है कि जैसे देखिए क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए होते हैं, टीचर है ना, बच्चे के आईज से ही पता लग जाता है कि उनको ये वाला क्वेश्चन आता है या नहीं आता है।
जो जिन बच्चों को ना क्वेश्चन आता है ना, तो इजीली मैडम के साथ कम्युनिकेट आई से आईज मिलाएंगे कि हाँ मैम मेरा नाम लेंगे, हाँ मैम मेरा नाम लेंगे, ऐसे बिल्कुल आंखें। और जिन्हें क्वेश्चन नहीं आता ना, वो ऐसे आंखें नीचे की तरफ चुराते हैं, बिल्कुल इधर नीचे की तरफ बेंच के डेस्क पे ही तरफ देखते रहते, कहीं मैडम मेरा नाम ना ले दे, कहीं मैडम मेरा नाम ले देते। बहुत मेरे साथ भी बहुत टाइम ऐसा हुआ था, बहुत बार ऐसा हो चुका है जब हम स्कूल टाइम में थे कि कई बार क्वेश्चन नहीं आता था हमें मैथ्स में स्पेशली, तो हम टीचर अगर पूछता था तो बोर्ड पे हमसे लिख देते थे और ये बुलाता था, ये बोलता था, देखते थे कि हाँ को किस बच्चे को बुलाऊं, किस बच्चे को बुलाऊं। जिनको आता था क्वेश्चन वो बड़े यूँ उछल के यूँ देखते थे कि हाँ सर हमें बुला ले, और हम बैक बेंचर है हम भी, तो फिर हम नचले चुराते थे कि हाँ ना कहीं सर हमारा नाम ना ले दे, कहीं ले ना दे, ऐसे ऐसे, और यूँ नीचे करते थे। यानी कि आई कॉन्टैक्ट से हम परसीव कर लेते हैं सामने वाले पर्सन को ईजिली कि वो पर्सन कैसा हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है माइक्रो एक्सप्रेशन। माइक्रो मतलब होता है देखिए छोटा, स्मॉल या छोटा, स्मॉल हो गया, ठीक है, छोटा। माइक्रो एक्सप्रेशन का तो पता ही है आपको, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारे चेहरे के जो हाव भाव होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं ना। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आया जो कि थोड़े टाइम के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आ गया, टॉप आ गया, ठीक है, आप मिठाई लेकर आपके पड़ोसन के घर पर गए, ठीक है, वहाँ पर आपको पता चलता है, आप अपनी ही फ्रेंड को मिठाई खिलाने जाते हो तो आपको ये पता चलता है उनका बच्चे की एक में री आ गई। तब वो सुनकर एकदम से खुश, अंदर से तो खुश हुई वो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने तुरंत ही अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया। ओहो, एक में री आ गई, यानी माइक्रो एक्सप्रेशन। उसने बहुत ही छोटे, बहुत ही कम फ्यू सेकंड के अंदर अपना एक्सप्रेशन ही चेंज कर लिया। एक टाइम के लिए वो बहुत ही खुश हो गई, फिर तुरंत ही उसने अपना एक्सप्रेशन जो है चेंज कर लिया, तो वो हो जाता है माइक्रो एक्सप्रेशन। अगला है फिजिकली करैक्टरिस्टिक। देखिए फिजिकली करैक्टरिस्टिक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिए अगर आपके सामने है ना कोई पर्सन वेल ड्रेस होकर खड़ा हुआ है, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो बिल्कुल ही मतलब प्रेस करे हुए उसने कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे से स्टाइल बना रखा है, बॉडी लैंग्वेज उसकी अच्छी है और बिल्कुल ऐसे टिप टॉप होकर बातें कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, बिल्कुल उसका फिजिकली करैक्टरिस्टिक कितना अच्छा है कि आप मजबूर हो जाते हो उसके, जो आपको वो बोल रहा है ना उसकी बातें को सुनने में। उससे हटकर ले लेते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि चश्मा लगा के रखा हुआ है, जिसके बाल ऐसे ही बिखरे हुए हैं, उसने, या सपोज कीजिए कि ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए जो फिटिंग नहीं दे रहे हो, तो एक वो साइड में पर्सन खड़ा हो, एक वो पर्सन जो अच्छे से वेल ड्रेस है, अच्छे कपड़े पहने हुआ है, अच्छे से उसने पूरा अपना सेट वेट करके हेयर स्टाइल बना रखा है, ठीक है। आप किसकी ज़्यादा से ज़्यादा बात मानोगे? वो पर्सन जो फिजिकली करेक्ट है, जिसका अच्छा है, आप उससे ज़्यादा परसुएट हो जाओगे, उससे ज़्यादा उसकी बात को सुनोगे एज़ कम्पेयर टू अनदर पर्सन जो कि सिंपल है, सोबर है, बिल्कुल ही ऐसा डील डोल सा बनकर आ रहा हुआ है, ड्रेस खुली पहन रखी है, कोई हेयर स्टाइल नहीं है, चश्मा पहन रखा, बैग है साइड में, तो आप उससे परसुएट नहीं होगे, ठीक है। ये हो जाता है हमारा फिजिकली करैक्टरिस्टिक। आई होप आपको कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सोशल परसेप्शन के अंदर से ही आता है, तो सोशल कम्युनिकेशन हम इसे कह सकते हैं। जो भी हमने पढ़ा है ना उसको हम सोशल कम्युनिकेशन के अंदर से ही रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेपर फर्स्ट के अंदर आपको बहुत अच्छे से, उसके अंदर जो पेपर फर्स्ट में ना कंसेप्ट कंप्लीट दिया हुआ होगा डेप्थ में, उसमें प्रोक्सिमिटी होगी, डिस्टेंस कितना रखना चाहिए कि हमारे जिसके साथ रिलेशन जितने अच्छे होते हैं हम, वो हमारे साथ ज़्यादा, घर वाले हमारे पर पास होते हैं, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी बताते हैं, फिर पब्लिक डिस्टेंसिंग कम्युनिकेशन भी बताते हैं ना, वो सारा उसके अंदर उसमें आप क्लियर कर लोगे आई होप, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं सोशल परसेप्शन के अंदर आता है एट्रीब्यूशंस। एट्रीब्यूशन क्या होता है? एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग द कोज ऑफ बिहेवियर। सामने वाला पर्सन जो बिहेव कर रहा है ना, वो क्यों कर रहा है, किस कारण से कर रहा है भाई, हम ये ज्यूम करते हैं, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला पर्सन ये बिहेव कर रहा है ना, हाँ ये ऐसा बिहेव कर रहा है, तो क्यों कर रहा है वो बिहेवियर, उसके पीछे का कारण क्या रीज़न है, ठीक है। यानी कि असाइनिंग द रीज़न टू द बिहेवियर, असाइन करते हैं बिहेवियर, असाइन करते हैं ये कि रीज़न क्या है भाई, सामने वाला पर्सन बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या कारण है, ठीक है। सपोज कीजिए कि
सामने वाला पर्सन क्या है कि एक ग्रुप है हमारे पास सामने, ठीक है, ग्रुप है, उसके अंदर अभी ताज़ा लड़ाई हुई है, न्यू बना था तो सामने वाला एग्रेशन था, ठीक है, अभी न्यू सारे फ्रस्ट्रेटेड थे, न्यू ग्रुप बना तो सामने वाले ग्रुप के साथ उसकी लड़ाई होगी, स्टार्ट होगी। अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि बहुत ही कम, अभी उसका लेवल इतना हाई नहीं हुआ कि मारपीट पर जाए। तो उसी ग्रुप्स के अंदर से एक पर्सन होता है, ठीक है, जो कि जिसका एग्रेशन जो होता है ना, एग्रेशन लेवल जो होता है, एग्रेशन लेवल जो होता है ना, वो ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन और ग्रुप के मामले में, ठीक है। तो वो पर्सन क्या करता है कि वो पर्सन जैसे ही हल्का सा किसी ने कुछ बोला तो वो तुरंत मार धाड़ पर स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन बात उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी उसने बढ़ा दी, मारपीट पर वो आ गया। तो क्या हुआ कि जो अदर पर्सन है, जो परसीव करने वाले पर्सन है, तो उसने क्या अज्यूम किया कि दो प्रकार से कर सकते हैं सामने वाले अज्यूम, या तो फिर इंटरनली फैक्टर, या तो इंटरनली कोज लगाएंगे या एक्सटर्नली। अब इंटरनली और एक्सटर्नली कोज कैसे लगाएंगे? पर्सन इंटरनली कोज जब लगाएंगे, जो सामने वाला जो पर्सन है ना, ये देखिए ये पर्सन है, ठीक है, ये ग्रुप है उनका, ठीक है, इतनी लड़ाई नहीं हुई थी क्लास में, यानी ग्रुप में इतनी लड़ाई नहीं हुई थी सामने वाले ग्रुप के साथ, ये भी सामने वाला ग्रुप है, ठीक है। अब इसने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा दिया, अपना एग्रेशन दिखा दिया कि ये लड़ाई मार धाड़ पर पहुंच गया, ये जाके सीधा फाइट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो और अदर्स जो पर्सन है ना, इसको परसीव कर रहे थे, देख रहे थे, तो वो दो टाइप से इसको कोज ठहरा सकते हैं, टू टाइप से कोज कॉन्सेप्ट से, टू टाइप से इसको बिहेवियर को कोज कारण बता सकते हैं कि इस कारण से इसने ये वाला बिहेवियर करा। या तो उसको बोलेंगे कि इंटरनली कोज, जिसे डिस्पोजिशनल कोजेस बोलते हैं। डिस्पोजिशनल मतलब आंतरिक, हमारे खुद का, यानी पर्सन के जो अंदर के होते हैं ना, खुद का फियर्स होता है, जो खुद के उसके इंटरनल ट्रेड्स होते हैं ना वो। और सिचुएशनली कोज जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी एक्सटर्नली कोज, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हुई, इतनी लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी अभी तक, थोड़ी ही लड़ाई थी। तो इसने क्या करा, सीधा ये जाके मार धाड़ डिशुम करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो सामने वाले जो परसीव करने वाले थे, जो अदर्स ग्रुप के पर्सन थे, उन्होंने एट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। एट्रीब्यूट करना टू टाइप से स्टार्ट करा, या तो इंटरनली कोज करेंगे या फिर एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली कोज करेंगे, अरे ये तो है ही ऐसा, इसको तो गुस्सा आ जाता है, तुरंत ही आ जाता है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी फाइट, अभी तो इतना लेवल हाई ही नहीं गया था, इसके अंदर तो है ही फ्रस्ट्रेशन, ये तो इतना गुस्से से भरा, इस एग्रेशन लेवल इसका इतना हाई है, यानी उसको इंटरनली कोज कर देते हम, ठीक है। या सिचुएशनल, या फिर हम एक्सटर्नल कोज कर देते हैं। एक्सटर्नल कोज क्यों कैसे करेंगे हम यहाँ पर कि माहौल अभी बन ही तो रहा था, हाँ ठीक करा उसने, फाइट स्टार्ट करी, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, कोई अदर्स आपस में बात करते ना जो दूर से ही, हाँ ठीक करा, आगे तो लड़ाई होनी ही थी, इसने शुरुआत कर दी तो अच्छी बात है, सारे डिमांड ही ऐसी हो रही थी वहाँ पर कि लड़ाई करना ज़रूरी था, यानी कि उसने सिचुएशन पे डाल दिया, टू टाइप से कर दिए ना हमने बिहेवियर जो सामने वाला पर्सन है जो बिहेव करा, उसको दो कारणों से बता दिया कि या तो इंटरनली करेंगे या एक्सटर्नली करेंगे, ठीक है। ये हो जाता है हमारा डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल कोज। अच्छा, आई होप ज़्यादा मिक्स ना हुआ होगा, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हुआ होगा। तो इससे एक अनदर एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो दो कॉन्सेप्ट थे ना, ये हाइदर ने दिए थे, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट थे हाइदर। वैसे तो बेसिकली हाइदर ने कोई भी थ्योरी नहीं दी थी एट्रीब्यूशन से रिलेटेड, लेकिन फिर भी इनको फादर ऑफ एट्रीब्यूशन कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट दिए थे ना, इस वजह से इनको फादर ऑफ एट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब फादर ऑफ एट्रीब्यूशन इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने टू कॉन्सेप्ट दिए थे, डिस्पोजिशनल कोज और सिचुएशनल कोज। एक अनदर एग्जांपल लेकर चलती हम, शायद आपको समझ में ना आया हो वो पहले वाला, तो ये दूसरा वाला हो जाता है। दूसरा वाला कहते हैं डिस्पोजिशनल कोज, जिसे इंटरनल कोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो आप आकर सबको क्या बोलते हो, मेरा एग्ज़ाम इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि मैंने तैयारी अच्छी करी थी, मेरे नंबर इसलिए अच्छे आए क्योंकि मैंने एग्ज़ाम की जो प्लानिंग करी थी ना वो बहुत ही अच्छी करी थी। यानी कि उसने अपना जो बिहेवियर था उसका कारण किसे बताया, अपने आप को बताया, मेरी वजह से ये हुआ है, मैंने करा है, मैंने करा ना, तभी तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे कि रिज़ल्ट अच्छा आने पर ये बोलते होंगे हाँ हमने बहुत सारी मेहनत करी थी,
ठीक है। अगला आता है सिचुएशनली कोज, एक्सटर्नली कोज कहलाते हैं। एक्सटर्नली कोज क्या हो जाएगा, इससे सेम ही एग्जांपल लेते हैं। जब हमारा रिजल्ट गंदा आ जाता है, जब हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो हम क्या घर पर आके कहते हैं, ओ पापा मैम ने ना क्वेश्चन ही अच्छे नहीं दे रखे थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट थे क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से किस बुक से उठा के दे देते, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए थे, इसलिए मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो ये क्या हो जाता है हमारा एक्सटर्नली, यानी कि हमने सामने वाली सिचुएशन, सामने की तरफ से, इंटरनली या तो हम अपने अंदर की तरफ लगा देते हैं कि मेरी वजह से, और एक्सटर्नली बाहर की तरफ लगा देते हैं ना, इसलिए नहीं आए क्योंकि टीचर्स ने पेपर को अच्छे से नहीं बनाया, या फिर क्वेश्चन अच्छे नहीं थे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हाई दे रखा था, या फिर रिलेटेड नहीं था टॉपिक से। ये हो जाता हमारा सिचुएशनली कोज पर सिचुएशनली कोज। आई होप आपको ये जो मेरा टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा, और इससे आगे जो एट्रीब्यूशन के एरर्स है और जो थ्योरीज़ है मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।